हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते हैं साहित्य एवं भाषा, जो कि आज हमारी यूनिट 7। आशा करता हूं कि आपने अभी तक की जितनी भी यूनिट्स हुई हैं वो सारी आपने देख ली होंगी एंड रिवीजन भी कर लिया होगा। स्टार्ट करते हैं यूनिट 7 को। साहित्य एवं भाषा के बारे में पढ़ेंगे, साहित्य की कौन कौन सी विधाएं हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे। अगर कहीं पर डाउट रहता है तो आप उसके लिए पूछ सकते हो। एक मैंने ग्रुप बनाया था, डिस्कशन ग्रुप, उसको सिर्फ 10 या 15 या 20 लोगों ने ज्वाइन करा है, उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वो आप लोगों के डिस्कशन के लिए बनाया गया था। मेरा वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट कभी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट आप आपस में अपने डाउट्स को डिस्कस कर सको, इसलिए वो बनाया गया है। ठीक है, तो चाहो तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। 7.2.1 साहित्य क्या है? व्हाट इज लिटरेचर? लिटरेचर क्या है? अगर हम लिटरेचर की बात करें, लिटरेचर है क्या? ओ भाई कितना मोटा। सामान्यतः शब्द और अर्थ के सहित भाव को साहित्य कहते हैं, लेकिन शब्द और अर्थ का संयोग तो इतिहास, भूगोल, विज्ञान सभी विषयों से संबंधित सामग्री में होता है, इसलिए हर विषय का अपना साहित्य होता है। अगर साहित्य की सिंपल डेफिनेशन आ जाए साहित्य क्या है, तो शब्द और अर्थ के सहित भाव को साहित्य कहते हैं। ठीक, और हर विषय का अपना साहित्य होता है, क्योंकि शब्द और अर्थ का संयोग तो इतिहास, भूगोल हर एक सब्जेक्ट में हमें देखने को मिलेगा। तो हर एक विषय का अपना अलग साहित्य होता है, ये बात ध्यान रखना है। ठीक, साहित्य के अंतर्गत किसी विषय की संपूर्ण विस्तृत जानकारी का लेखन, विस्तृत जानकारी तथा लेखन शामिल होता है। तो किसी भी विषय की संपूर्ण जानकारी कहाँ पर मिलेगी? उस सब्जेक्ट्स के साहित्य में जाकर मिलेगी। ठीक, हर देखो 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। शब्द और अर्थ के सहित भाव को साहित्य कहते हैं, हर विषय का अपना साहित्य होता है, किसी विषय की संपूर्ण विस्तृत जानकारी उस सब्जेक्ट्स के साहित्य में मिलने वाली है। भाषा का साहित्य उपयुक्त सभी साहित्यों से भिन्न एवं विशिष्ट होता है। तो सबसे विशिष्ट साहित्य किसका होगा? सबसे अलग साहित्य किसका होगा? सबसे अलग साहित्य भाषा का होगा। इसमें शब्द और अर्थ के बीच सीधा और सामान्य संबंध नहीं होता, बल्कि कलात्मक संबंध होता है। एक तरह से उसको अलग तरीके से संबंध शो किया जाता है, जिसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। किसी भाषा का साहित्य अपने समाज और समय और समाज का आईना होता है। भाषा का साहित्य ये बताता है कि उस समय में वहां का समाज किस तरह का था, वहां के समाज में किस तरह की चीजें चल रही थी। अगर हम कोई सा पुराना नॉवल उठाकर पढ़े, मान लो मुंशी प्रेमचंद्र का अगर आप गोदान उठाकर पढ़ोगे, वहां पर गोबर, होरी, ये जो कैरेक्टर हैं, इन कैरेक्टर्स के बारे में आप पढ़ोगे तो वहां पर आपको पता चलेगा कि किस तरह से जमींदारी प्रथा चल रही थी, देश हमारा गुलाम था, एक गरीब फैमिली थी जिसमें दो लोग पति पत्नी होते, उन्हें अपनी लड़कियों की शादी करना होता है, कैसे वो पैसे अरेंज करते हैं, जमींदार से कुछ पैसे उधार लेते हैं और इस तरह से चल रहा होता है। तो आपको पता चलेगा कि उस टाइम पे भारतीय समाज किस तरह का था। आपने शायद एक एक DD1 पर सीरियल आता था मालगुडी डेज। आपने अगर मालगुडी डेज देखा हो, इसमें बहुत सारी स्टोरीज आती थी। अगर आपने कोई स्टोरीज यहाँ पर देखी हुई हो तो आपको पता चलेगा कि वहां पर यही दर्शाया जाता था जो सामान्य परिस्थितियां चल रही है, मतलब कि समकालीन परिस्थितियां किस तरह की चल रही हैं, वहां पर लोगों का व्यवहार किस तरह का चल रहा था उस टाइम पर, कि किस किस तरह की चीजें चल रही होती, लोग किस किस तरह से सोच रहे होते थे, वो सब कुछ मालगुडी डेज में आपको देखने को मिलेगा। गूगल पे सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगी। गूगल क्या, यूट्यूब पर सर्च करना, मालगुडी डेज का एक आध एपिसोड देख लेना। हालांकि थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, क्योंकि उस टाइम पर इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ नहीं था टेक्नोलॉजी का, तो सिंपल सिंपल सा बना हुआ है, आप देख सकते हो सकता है आप में से बहुत से लोगों ने मालगुडी डेज देखा हो, इवन मैंने देखा है कई बार बचपन में मेरे। इस प्रकार उपयुक्त सभी प्रकार के साहित्य के उद्देश्य पर इसको 3 प्रकार से बांटा जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि साहित्य को कितने प्रकार से बांटा जाता है, तो 3 प्रकार से बांटा जाता है। सबसे पहला होता है इंफॉर्मेटिव लिटरेचर, यानी कि सूचनात्मक साहित्य। इसके अंतर्गत आने वाली रचनाओं से नई नई बातों की जानकारियां मिलती हैं, जैसे विश्वकोश, शब्दकोश, संदर्भ ग्रंथ आदि। तो इसके अंदर जो भी सूचनाएं रहेंगी, जो भी इसके अंदर कृतियां रहेंगी, उससे हमें न्यू इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। फिर एक होता है क्रिटिकल लिटरेचर, यानी कि विवेचनात्मक साहित्य। इस प्रकार की रचनाओं को पढ़कर हमारे अंदर और अधिक जानने की इच्छा पैदा होती है, क्योंकि इसमें किसी विषय पर तार्किक ढंग से और कार्यकरण संबंधिता को दर्शाते हुए चीजों को स्पष्ट किया जाता है, जैसे कि दर्शन यानी कि फिलोसफी हो गई, आपका साइंस हो गया, और मैथ्स की बुक्स हो गई। तो देखिए जैसे हमने बात करा शब्दकोश, संदर्भ ग्रंथ एंड विश्वकोश, ये सारे हमारे आए थे इंफॉर्मेटिव लिटरेचर में। क्रिटिकल लिटरेचर में ऐसे सब्जेक्ट्स आएंगे जिनको पढ़ने के बाद आपके अंदर और ज्यादा क्यूरियोसिटी पैदा होगी कि मुझे और जानना है।
ठीक, तो इसमें आ गए आपके दर्शन, विज्ञान और गणित। ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि मैथ्स जो है वो किस तरह का लिटरेचर है, इंफॉर्मेटिव है, क्रिटिकल है, या फिर थर्ड हमारा क्रिएटिव आ रहा है, ये वाला है। तो याद रखिएगा, इन दोनों प्रकार के साहित्य को गैर सृजनात्मक और गैर सौंदर्यात्मक साहित्य भी कहा जाता है। किस किस को? हमारे जो पहले के दो साहित्य थे, पहला हमारा था इंफॉर्मेटिव यानी कि सूचनात्मक साहित्य, सूचनात्मक ही था, इंफॉर्मेटिव सूचनात्मक साहित्य, और दूसरा हमारा था विवेचनात्मक यानी कि क्रिटिकल लिटरेचर। तो इन दोनों लिटरेचर को हम बोलते हैं गैर सृजनात्मक यानी कि नॉन क्रिएटिव या फिर नॉन एस्थेटिक लिटरेचर। इसमें मुख्यतः सूचना प्राप्त करना, तथ्य याद करना और समस्या के हल ढूंढने आदि पर बल होता है। फिर आता है हमारा रचनात्मक यानी कि सृजनात्मक साहित्य, जिसे हम बोलेंगे क्रिएटिव लिटरेचर। इसके अंतर्गत आने वाली रचनाओं का लेखक हमारी जानी हुई बातों को इस प्रकार से कहता है कि हमारे अंदर पढ़ने की ललक उत्पन्न होती है। जो लेखक होता है वो अपने शब्दों को इस तरह से देखेगा कि हम उससे अट्रैक्ट हो जाएंगे, उससे हमारी सहानुभूति जुड़ जाएगी। पात्रों के सुख दुख हमें अपने सुख दुख लगने लगते हैं, उसकी समस्या अपनी समस्याएं लगने लगती हैं। उपन्यास, कविता, कहानी, लेखन, रेखाचित्र, ये सारे इसी में आ जाएंगे। आई बात समझ में? जैसे कई बार आप कुछ मूवी वगैरह भी देख रहे होते हो, तो मूवी देखते देखते आपको ऐसा लगने लगता है चल चलते यार ये तो मेरी ही कहानी चल रही है, तो वो क्या है? वो ही है आपका रचनात्मक साहित्य। आई यहाँ पर बात समझ में? कोई कहानी पढ़ते हो तो आपको लगता है ये तो मेरी स्टोरी चल रही है, तो ये होता है रचनात्मक साहित्य। अच्छा, ये कुछ चीजें हैं, उपमा, रूपक, पर्यायवाची, अनुकरणात्मक शब्द, ये कलात्मक उपकरण बोला जाता है, सौंदर्यात्मक युक्तियां बोला जाता है, इनको भाषा में ये यूज की जाती हैं जब साहित्य लिखा जाता है तब। उपमा क्या होता है? जब किसी की तुलना किसी दूसरे से कहते हैं, जैसे कि सीता का मुख चंद्रमा के समान, ठीक है, जैसे मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर उपमा अलंकार है। अलंकार आपने शायद पढ़े होंगे, और जो उपमा अलंकार होते हैं उसके 4 शब्द होंगे, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। ये आपके हिंदी के अंदर आ सकता है, तो देख लेते हैं क्या है उपमेय। उपमेय क्या होता है? जिस वस्तु की तुलना की जाती है, जैसे कि मुख चंद्रमा के समान है, तो उपमेय क्या हो गया? मुख हो गया। उपमान, जिस वस्तु से तुलना की जाती है, तो उपमान क्या हो जाएगा? चंद्रमा आपका उपमान हो जाएगा। साधारण धर्म, अब दो वस्तुओं की तुलना करने के लिए जिस गुण का उपयोग किया जा रहा है, गुण क्या है यहाँ पर? गुण है यहाँ पर सुंदर। और वाचक शब्द होता है कि क्या है? चंद्रमा के समान है, चंद्रमा के असमान है, चंद्रमा से बड़ा है, चंद्रमा से छोटा है, तो जो समान है वह वाचक शब्द है कि चंद्रमा के समान है। ठीक, तो ये उपमा अलंकार हो जाएगा। उपमेय, उपमान, साधारण, वाचक शब्द 4 चीजें होते हैं, याद रख लीजिएगा इसको। और इन्हें अनुकरणात्मक, अनुरणात्मक क्या होता है कि जिसमें एक ही शब्द बार बार रिपीट होता है, जैसे शायद हम अनुप्रास अलंकार बोलते थे, कंचन किंकिन नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, तो यहाँ पर आपका अनुकरणात्मक शब्द आ गया। साहित्य, सामान्य साहित्य चयन के 3 आधार हो सकते हैं। अब किसी भी विषय का साहित्य का चयन करना है तो उसके 3 आधार हो सकते हैं। पहला कि लिखित पाठ हो जिसमें भाषा का सावधानी पूर्वक इस्तेमाल किया गया हो, भाषात्मक त्रुटियां जिसमें ना हो, साथ ही उसमें रूपक, उपमा, मुहावरे, सुंदर वाक्य रचना, छंद, लय, इन सब का प्रयोग किया गया हो। ठीक है ना? जैसे कि रामायण महाभारत की बात करें तो ये हमारे साहित्यिक स्रोत है हिंदी भाषा के, इसमें हर चीज का यूज किया गया है। इसके अलावा तुलसीदास, रेदास, कबीरदास, रसखान, घनानंद, बिहारी, ये जो इतने सारे कवि हैं, इन सारी कवियों की जो रचना है वो भी हमारे हिंदी साहित्य के अंदर ही आती हैं, क्योंकि इसमें हर एक चीज का यूज किया गया है। पाठ किसी खास विधा में हो, या तो गद्य में हो, पद में हो, नाटक में हो, या फिर उपन्यास में हो। मुंशी प्रेमचंद्र का गोदान की बात करें तो वो आपका एक गद्य है। अगर हम रामायण की बात करें तो वो एक पद है। मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत की बात करें तो एक पद है। कुछ नाटक जैसे मुंशी प्रेमचंद्र ने उपन्यास बहुत सारे लिखे हुए हैं, शायद नाटक का पता नहीं, उन्होंने कहानी बहुत सारे लिखी हुई है। उपन्यास का सम्राट ही बोला जाता था मुंशी प्रेमचंद्र को। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बात करें जिन्होंने निबंध और उपन्यास वगैरह लिखे हुए हैं, ये सारे। इनको पढ़ने में आनंद आए और सौंदर्य अनुभूति हो, पढ़ने में मजा आना चाहिए, क्रिएटिविटी जनरेट होना चाहिए, उसमें आपको लगाव महसूस करना चाहिए। ठीक है, शायद आपने एक कहानी पढ़ी हो, मुंशी प्रेमचंद्र की ही थी, बड़े घर की बेटी, मैंने पढ़ी हुई, एक अच्छी स्टोरी है। तो जो बड़े घर की बेटियां हैं ना, जब वो इस कहानी को पढ़ेंगी तो वो खुद को उससे लगाव महसूस करेंगे कि हाँ ये बिल्कुल मेरी जैसी है, मेरा नेचर बिल्कुल इसी तरह का है। ठीक है, अच्छी स्टोरी है। वहां पर एक बड़े घर की लड़की होती है, उसकी शादी एक नॉर्मल फैमिली में कर दी जाती है,
और फिर बड़े घर की बेटी है, नॉर्मल फैमिली में एडजस्ट नहीं हो पाती, तो लोग उसको थोड़ा अलग तरीके से ट्रीट कर रहे होते हैं, लेकिन बाद में जाकर जो बेटी है वो सब कुछ संभाल लेती है और उन्हीं के साथ घुल मिल जाती है। तो मुंशी प्रेमचंद्र लास्ट में एक स्टेटमेंट लिखते हैं कि बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं। पढ़कर देखना, अच्छी स्टोरी है। बाल साहित्य के कई उदाहरणों में केंद्रीय पात्र या हीरो क्या होता है? एक बच्चा होता है। हाँ ठीक है, बाल साहित्य में केंद्रीय पात्र क्या होगा? हीरा ही होगा। जैसे छोटा भीम में हीरो कौन है? भीम है। एक वो आता है बच्चों का, एक शो आता है बालवीर आता है, तो उसमें वो बालवीर बना हुआ है हीरो। अगर हम उसमें बात करें, एक डोरेमोन जो आता है कार्टून बच्चों का, तो उसमें डोरेमोन होता है। ठीक है, तो बाल साहित्य में बच्चों का हीरो एक छोटा बच्चा ही होता है। बाल साहित्य भाषा और विचार की दृष्टि से सरल होना चाहिए ताकि बच्चे उसे आसानी से समझ सकें। ओबियस यार, अगर बाल साहित्य तो छोटे होने चाहिए। अच्छा, प्रेमचंद्र की ईदगाह तो सबने पढ़ी होगी, हामिद का चिमटा, एंड जयशंकर प्रसाद की छोटा जादूगर। छोटा जादूगर मैंने पढ़ी हुई है, मतलब इतनी सेंसिटिव स्टोरी है ना इसमें। छोटा जादूगर एक छोटा सा बालक होता है, उसकी माँ बीमार रहती है और वह छोटा मोटा जादू का गेम दिखाता है छोटा मोटा, और वहां से थोड़ी बहुत अर्निंग होती है, उसी से काम चला रहा होता है। इसके पिताजी कहीं दूर चले गए होते हैं। अब मुझे इतना याद नहीं है उसके पिताजी की डेथ हो गई होती है या फिर कहीं विदेश गए हुए होते हैं। तो छोटे जादूगर की लास्ट में उसकी माँ का देहांत हो जाता है और बस वहीं पर कहानी आपकी खत्म हो जाती है। बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव स्टोरी है। तो आपने अगर ईदगाह तो सबने पढ़ी होगी, छोटा जादूगर भी पढ़ना, मतलब बहुत ही ज्यादा आपके दिल को छू लेने वाली स्टोरी लिखी हुई है ये वाली। यद्यपि साहित्य का इस्तेमाल भाषा शिक्षण का एकमात्र तरीका नहीं है, अन्य मुद्रित सामग्री जो साहित्य के अंतर्गत नहीं आती उनका भी भाषा शिक्षण में प्रयोग किया जाता है। विज्ञापन, कार्टून। ठीक है, ये कह सकते हो कि भाषा शिक्षण का जरूरी नहीं है कि आप हमेशा साहित्य का ही यूज करो, साहित्य से ही चीजों को लेकर आओ। आप कार्टून से चीजें उठा सकते हो, विज्ञापन से चीजें उठा सकते हो, यही कहने का मतलब। आगे आती है हमारी साहित्य की विधाएं। अब साहित्य की विधाएं कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले बात कर लेंगे नाटक। नाटक का मूलाभाव होता है अनुकरण या नकल। नाटक का आनंद देख कर लिया जाता है, बिल्कुल है। एक मंच होता है, मंच पर नाटक परफॉर्म हो रहा होता है, कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो नाटक को प्रदर्शित कर रहे होते हैं। यह क्या है? यह एक दृश्य काव्य है। तो नाटक एक तरह का दृश्य काव्य है क्योंकि इसको आप देखकर आनंद ले रहे होते हो। एकांकी। एकांकी में मतलब होता है एक अंक। एक अंक मतलब कि पूरी कहानी के किसी एक भाग का यूज किया जाएगा समझाने के लिए। ठीक है, ये मेरी से पूरी कहानी का कोई एक घटना को उठा लिया जाएगा। जैसे कि एक एकांकी मैंने पढ़ी है, जो पन्ना धाय वाली एकांकी हमारी हिंदी की किताब में थी। पन्ना धाय को हम सभी जानते हैं, जिन्होंने उदय सिंह की रक्षा के लिए अपने बेटे का बलिदान कर दिया था। तो पन्ना धाय की एक एकांकी है, अच्छी एकांकी। इसमें यह बताया है कि किस तरह से क्या नाम यार उसका, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जो उदय सिंह को मारने के लिए आता है, उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे। वो मारने के लिए आता है तो पन्ना धाय क्या, हाँ, एकांकी का नाम है दीपदान। हाँ, एकांकी का नाम है दीपदान, पन्ना धाय की स्टोरी है उसमें। तो उदय सिंह को मारने के लिए आ रहा होता है, उसका नाम याद नहीं आ रहा, रणवीर तरवीर ऐसे कुछ था। तो पन्नाधाय क्या करती है, उदय सिंह की जगह अपने बेटे को सिला देती है, क्योंकि उसका बेटा और उदय सिंह दोनों हेल्थ हाइट में सेम होते हैं और उसका वहां बलिदान हो जाता है। तो किस तरह से पन्नाधाय उदय सिंह को मनाती है कि वो और कहीं चला जाए, अपने बेटे को वहां पर सिलाती है, बहुत ही सेंसिटिव है। जो डायलॉग लिखे हुए हैं इतने भयंकर लिखे हुए हैं कि जो गर्ल्स हैं या फीमेल्स हैं उनकी आंखों में आंसू तक आ सकते हैं, इतनी अच्छे तरीके से लिखा गया है। तो ये जो लिखने का तरीका होता है ना, आप अपने आप का लगाव महसूस कर लेते हो, वही तो सृजनात्मकता है लेखक की। हर कोई लेखक क्यों नहीं बन पाता? हम आप जैसे लोग चीजें क्यों नहीं लिख पाते? क्यों? क्योंकि हम लोग को उस तरह के शब्द यूज ही नहीं कर पाएंगे ताकि सामने वाला पढ़ते टाइम खुद को रिलेट कर सके। ठीक है, संक्षिप्तता एकांकी के लिए आवश्यक है, एकांकी में संक्षिप्तता होती है। उपन्यास। उपन्यास में लेखक मानव जीवन की तस्वीर को इस निपुणता के साथ प्रस्तुत करता है कि हम उसमें डूब जाते हैं। लेखक जीवन की तस्वीर को प्रदर्शित करता है। तस्वीर मतलब कि पूरा का पूरा लाइफ उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। उपन्यास जीवन का व्यापक चित्रण होता है, पूरी लाइफ उसमें व्यक्ति की आ जाएगी। कहानी। कहानी एक ऐसा आख्यान है जो एक ही बैठक में पढ़ा जा सकता है, पाठक के किसी एक प्रभाव को उत्पन्न कर सके। कहानी में जीवन के किसी एक अंक का चित्रण होता है। कहानी बड़ी से बड़ी कितनी बड़ी कहानी उपन्यास से हमेशा छोटी ही होती है। कहानी के विचार में संकेत रूप में रखा जाता है, विचार को सांकेतिक रूप में रखा जाता है। निबंध।
निबंधगत की विधा है जिसमें विचारों को क्रमबद्ध तरीके में रखा जाता है। एक बहुत अच्छा निबंध है, अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो कभी पढ़िएगा, गेहूं और गुलाब। एक बहुत बहुत प्यारा निबंध है गेहूं और गुलाब। शायद हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, या शायद हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ही है, गेहूं और गुलाब। इसमें जिस तरह का जीवन संदेश की बात करी गई है कि हमारी लाइफ में गेहूं की क्या उपयोगिता है, गुलाब की क्या उपयोगिता है। गेहूं और गुलाब को कुछ इस तरह से रिलेट करा है इस निबंध में कि जो गुलाब है इसका मतलब कि सौंदर्य, और गेहूं हमारी भूख। तो जीवन में हमारी भूख को शांत करने के लिए गेहूं की आवश्यकता है, और जो सौंदर्यात्मक वातावरण है इसको पूर्ण करने के लिए गुलाब की आवश्यकता है। पढ़कर देखना कभी टाइम मिले, बहुत बढ़िया है। बाबू गुलाब राय ने कुछ बोला है निबंध के बारे में। निबंध सीमित आकार वाली वह रचना है जिसमें विषय का प्रतिपादन निजीपन, स्वच्छता, सौष्ठव, सजीवता, आवश्यक संगति व संबद्धता के साथ किया जाता है। तो ये निबंध की उन्होंने डेफिनेशन दी हुई है। आत्मकथा, आत्मकथा किसी व्यक्ति के द्वारा लिखी हुई खुद की ही जीवनी होती है, उसे ही हम आत्मकथा कह सकते हैं। आत्मकथा मतलब ऑटोबायोग्राफी। जीवनी किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में लिखा जाता है जीवनी, इसे हम बायोग्राफी कह सकते हैं। जीवन का नायक लेखक स्वयं नहीं होता, कोई और व्यक्ति लिखता है। यात्रा वृत्तांत, यात्रा वृत्तांत ऐसा होता है कि लेखक अपनी यात्रा पर गया और यात्रा के दौरान उसने कुछ चीजें लिखी, उसे हम यात्रा वृत्तांत कहते हैं। एक यात्रा वृत्तांत आता है आपका, उनका वो है एपीजे अब्दुल कलाम का। एपीजे अब्दुल कलाम जब इंटरव्यू देने के लिए शायद कहाँ जाते हैं, हिमाचल प्रदेश जाते हैं या कहाँ जाते हैं, दिल्ली वगैरह जाते हैं, तो वो पूरे वो तमिलनाडु से ट्रेन के द्वारा जा रहे होते हैं। तो जब वो तमिलनाडु से मींस नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया जा रहे होते हैं, तो उन्होंने अपनी पूरी यात्रा के बारे में बताया है कि उन्होंने किस तरह से पूरे भारत में परिवर्तन देखा, किस किस तरह से भारत की जो विविधता है इसको देखते हुए गए, इसको ऑब्जर्व करते हुए गए, वहां पर वो किन किन तरह के लोगों से मिले, अलग अलग भाषाई लोग उनको मिले, तो उन्होंने उसके बारे में बताया। काफी अच्छा यात्रा वृत्तांत। तो यात्रा के दौरान इसमें लेखक वर्णन करता है। रेखा चित्र, रेखा चित्र कुछ इस तरह से लिखा हुआ जाता है कि जब व्यक्ति उसे पढ़ रहा होता है तो उसका इमेज व्यक्ति के सामने बन रहा होता है कि अच्छा ये चीज ऐसी होगी, ये चीज ऐसी होगी। लेखक बता रहा होता है, जैसे कि अगर लेखक उत्तराखंड की वादियों में घूमने जाएगा तो बताएगा मैं वहां गया, वहां पर इस तरह के फूल लग रहे थे, इस तरह से झरना बह रहा था, झरने की ध्वनि कल कल ध्वनि बह रही थी, कुछ दो चट्टानों के बीच में से झरना बह रहा है, वो झरना फिर बीच में एक चट्टान के ऊपर गिर रहा है, फिर वो एक पतली सी नदी के माध्यम से बहते हुए एक बड़े से झील में जाके मिल रहा है। तो आपके माइंड में बढ़ जाएगा कि यार कुछ इस तरह से दो चट्टानें होंगी, इन चट्टानों के बीच में से ये हमारा रेनफॉल वाटरफॉल हो रहा है, फिर ये एक पतली सी क्या बोलते हैं रिवर्स में से होते हुए जा रहा है, फिर यहाँ पर एक हो सकता है बड़ी सी झील हो जिसमें जाकर ये मिल रहा है। तो इस तरह से रेखा चित्र लिखा जाता है। व्यक्ति को तटस्थ होना पड़ेगा लिखते टाइम। संस्मरण, संस्मरण होता है कि लेखक किसी के साथ बैठा, किसी के साथ बैठे बैठे कुछ बातचीत करी और वहां से कुछ उसकी मेमोरी आई, उस मेमोरी को लिख दिया। ठीक है। लेखक जब किसी अपने या किसी अन्य व्यक्ति के जीवन में किसी घटना अथवा दृश्य का स्मरण कर उसका वर्णन करता है तो उसे संस्मरण कहते हैं। संस्मरण के लिए जरूरी है कि लेखक वर्णित व्यक्ति या घटना के साथ व्यक्तिगत संबंध रहा हो। संस्मरण लिखते टाइम मान लो मैं किसी व्यक्ति का संस्मरण लिखना चाहूँ, कोई भी व्यक्ति है जो मुझे मिला, तो संस्मरण लिखते टाइम सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं उसके बारे में जानता हूं, मैं उससे व्यक्तिगत रूप से मिला हूं। ठीक है। कोई भी एक व्यक्ति उठा लो, आज के टाइम पे कौन फेमस चल रहा है, मान लो मोदी जी है, मोदी जी के बारे में मुझे संस्मरण लिखना है, तो मैंने उनके साथ कुछ पल बिताए, उसकी जो यादें जो रहेंगी वो मैं लिखूंगा संस्मरण में। ठीक है। इसमें लेखक अपने आप से कुछ भी नहीं जोड़ता है। कविता, कविता लयात्मक होती है, अमूर्त होती है, विम्बों का यूज होता है, कम शब्दों में होती है, मुक्त छंदों में भी लिखी जाती है, छंदोबद्ध भी हो सकती है। तो ये कविता की विशेषताएं। दोहा, चौपाई आप सभी जानते ही हैं। आगे बढ़ते हैं। भाषा शिक्षण में साहित्य का उपयोग। 1940 से 1960 के दशक में साहित्य के उपयोग को नजरअंदाज किया गया है। एक पॉइंट है, हाँ बन जाए क्वेश्चन, कुछ कह नहीं सकते। 1940 से 60 का दशक जो रहा था उसमें साहित्य को उपयोग को नजरअंदाज करा, लेकिन फिर धीरे धीरे 1970-80 के दशक में इसको उभार लेकर आए कि नहीं यार ये इंपॉर्टेंट चीज है।
एंड बिड्डोसन ने क्या बोला है कि भाषा विज्ञान संबंधी ज्ञान के दो स्तर होते हैं, एक व्यवहार का स्तर और दूसरा होता है प्रयोग का स्तर। इनके अनुसार व्यवहार नियमों के ज्ञान को शामिल करता है और प्रयोग प्रभावी संप्रेषण में इन नियमों का कैसे उपयोग करना है इसकी जानकारी सम्मिलित करता है। देखो बात बिल्कुल सीधी सादी है। इन्होंने बोला कि भाषा संबंधी विज्ञान में ज्ञान के दो स्तर है, पहला है व्यवहार का स्तर और दूसरा है प्रयोग का स्तर। व्यवहार का स्तर मतलब लेवल ऑफ यूज एंड प्रयोग का स्तर मतलब कि लेवल ऑफ यूजेस। यहाँ पर दो वर्ड आते हैं, यूज एंड यूजेस। देखिए इसको आप इंग्लिश में याद रखना तो सही रहेगा, यूज एंड यूजेस। यूज का मतलब क्या है? यूज का मतलब यह है कि आपने इनके ज्ञान को शामिल कर लिया, एंड यूजेस मतलब अब आप उस ज्ञान को यूज कर रहे हो। ठीक है, आपने कुछ अच्छे अच्छे भारी भरकम वर्ड पढ़े, शब्द पढ़े, कुछ फ्रेजेस पढ़े, कुछ मुहावरे पढ़े, तो ये हो गया लेवल ऑफ यूज। अब आप उनका यूज कर रहे हो अपनी बोलचाल की भाषा में, या कहीं पर लेक्चर देते टाइम आप उनका यूज कर रहे हो, कुछ लिखते टाइम उनका यूज कर रहे हो, तो वो हो जाएगा यूजेस। पोवे का तर्क है कि साहित्य भाषा के सारे कौशलों को बढ़ाएगा, जबकि साहित्य भाषा विज्ञान संबंधी ज्ञान को बढ़ाता है। साहित्य भाषा के सारे कौशलों को बढ़ाता है और साहित्य भाषा विज्ञान संबंधी ज्ञान को बढ़ाता है। एक मिनट, अब क्लियर हुआ। मैंने थोड़ा जल्दी में बीच के शब्द मिस कर दिए थे। चलो देखते हैं एक और बार, अच्छे से समझते हैं इसको क्या लिखा हुआ है, क्योंकि ऐसी जो लाइनें हैं ना, ये लाइन उठकर आ जाती हैं। तो क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है कि साहित्य भाषा के सारे कौशलों को बढ़ाएगा, क्योंकि साहित्य भाषा संबंधी ज्ञान को बढ़ाता है। ठीक है ना, साहित्य भाषा संबंधी विज्ञान, भाषा विज्ञान संबंधी ज्ञान को बढ़ाएगा। भाषा विज्ञान संबंधी ज्ञान का मतलब है कि भाषा में किस तरह से शब्दों का यूज किया जा रहा है, किस तरह से रस का यूज किया जा रहा है, अलंकार, छंद और भी जो चीजें हैं, संधि, समास, इन सब का किस तरह से यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, आपके सारे कौशल बढ़ रहे होते हैं भाषा के। आपके सुनने का तरीका बदल रहा होता है, बोलने का तरीका बदल रहा होता है, लिखने का तरीका बदल रहा होता है, पढ़ने का तरीका बदल रहा होता है। तो साहित्य भाषा संबंधी विज्ञान को बढ़ाता है, इसलिए साहित्य से भाषा के सारे कौशलों में वृद्धि होती है। साहित्य के उद्देश्य क्या है? भाषा प्रारूप, साहित्यिक प्रारूप, व्यक्तिक विकास प्रारूप, बस ये तीन मुख्य उद्देश्य हैं। भाषा प्रारूप क्या है? भाषा प्रारूप भाषा विकास के लिए साहित्य का इस्तेमाल करता है, जिसमें शब्द भंडार और वाक्य संरचना सम्मिलित है। भाषा प्रारूप में क्या रहेगा? शब्द भंडार और वाक्य संरचना शामिल रहेगा। इसकी कमी क्या है? इसमें कौशलों का विकास के लिए साहित्य सामग्री पर आधारित गतिविधियों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें आनंद कम आता है। साहित्य सामग्री गतिविधियां, जैसे मान लो कोई एक निबंध ही पढ़ा रहा है, अब उस निबंध में हो सकता है सामने वाले को कम रुचि आए। ठीक है, और जो कि पढ़ाने का प्रारंभिक उद्देश्य होता है, तो प्रारंभिक उद्देश्य में ही अगर रुचियां कम हो जाए तो दिक्कत हो जाती है। इस वजह से इसमें मेनली व्यक्ति शब्दों का भंडार सीखता है, वाक्य संरचना को सीखता है। इसमें हम कह सकते हैं कि शब्दार्थ याद करना, वाक्यों के प्रकार वगैरह याद करना, ये सारे इसमें शामिल हो सकते हैं। साहित्यिक प्रारूप का उद्देश्य होता है बच्चों को साहित्य के माध्यम से विभिन्न संस्कृतियों के बारे में ज्ञान प्रदान करना। यह द्वितीय विदेशी भाषा शिक्षण में खासतौर पर प्रासंगिक है। हो सकता है कि यार पढ़ाते टाइम एक कहानी ही पढ़ाई जा रही हो, और जो कहानी हो आपकी नॉर्थ ईस्ट के किसी बच्चे की। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट की कोई कहानी आप पढ़ रहे हो, तो इससे क्या होगा, पढ़ते पढ़ते आप नॉर्थ ईस्ट के बारे में सीख जाओगे। ठीक, हो सकता है कि एक कहानी जिसमें कश्मीर के बारे में बात चल रही हो, तो पढ़ते पढ़ते आप कश्मीर के बारे में सीख जाओगे। तो ये होता है साहित्य प्रारूप, जिससे विभिन्न संस्कृतियों को सीखने के बारे में हमें पता चलता है। व्यक्तिक विकास प्रारूप, इस प्रारूप का उद्देश्य साहित्य के प्रति रुचि पैदा करना है, जो कि परीक्षा या कक्षा पर केंद्रित नहीं होता। तो व्यक्तिक विकास प्रारूप में हम कह सकते हैं कि कुछ नॉवल आ सकते हैं जिनका परीक्षा या कक्षा से कोई लेना देना नहीं है, बट इसका काम होता है रुचि पैदा करना, बच्चे का इंटरेस्ट पैदा हो। ठीक है, तो ये व्यक्तिक विकास प्रारूप हो गया। कक्षा के प्रकार ये पढ़ लेना आप बीच का जो है, अगर आप चाहो तो, बाकी इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है। द्वितीय भाषा के शिक्षकों का उद्देश्य भाषा के व्यवहार को बढ़ावा देना चाहिए, ना कि नियमों के बारे में जानकारी देना। जब द्वितीय भाषा पढ़ा रहा है कोई शिक्षक, तो उसका उद्देश्य ये होना चाहिए कि वह व्यवहार को बढ़ावा दे, मीन्स उसके यूज को बढ़ावा दे। सिर्फ नियमों को रटने से काम नहीं चलने वाला। कक्ष को इस तरह से नियोजित किया जाए कि अधिगम में बनी वस्तु अर्जन को प्रोत्साहन मिले।
अधिगम के बनिवस्त के मतलब कि इसके अलावा अधिगम की जगह उसको अर्जन को बढ़ावा मिले, मतलब लैंग्वेज लर्निंग से ज्यादा लैंग्वेज एक्विजिशन को प्रोत्साहन किया जाए, भाषा अर्जन को प्रोत्साहित किया जाए, बच्चे भाषा को ऑटोमेटिक अर्जित करना सीखें। बच्चों को इस तरह से तैयार करना चाहिए कि वे वास्तविक दुनिया में इस्तेमाल होने वाली भाषा के साथ अपने को जोड़ सकें, उसके साथ कदम मिला सकें और स्पर्धा कर सकें। ठीक है ना, वास्तविक दुनिया में यानी कि रियल लाइफ में किस तरह से ये लैंग्वेज यूज होने वाली है, जो हम लैंग्वेज पढ़ रहे हैं उसको अपने साथ ऐड कर सकें, उसको डेली लाइफ में यूज कर सकें। ठीक है, प्रथम भाषा द्वितीय भाषा कक्षा कक्ष, किसी भी भाषा को सिखाने में चाहे प्रथम भाषा द्वितीय भाषा हो, साहित्य का इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही ये भी ध्यान रखा जा सकता है व्याकरण सिखाने पर जोर ना दिया जाए, ग्रामर पर ज्यादा जोर ना दिया जाए बड़ी कक्षा में ज्यादा दिया जाए, बट छोटी कक्षा में ज्यादा नहीं दिया जाए। शिक्षकों को चाहिए कि वे विद्यार्थियों के स्तर को जांचें, विद्यार्थियों का क्या स्तर है उसको जांचें और थोड़ी सी उच्च स्तरीय इनपुट प्रदान करें। जैसे कि क्रेसन ने बोला है कि बच्चों को पढ़ाते टाइम हमको +1 करके पढ़ाना चाहिए। +1 मतलब उनका जो लेवल है उससे थोड़ा सा ऊपर लेवल पे जाके आप उनको पढ़ाओ, तो इससे क्या होगा कि बच्चा कुछ नया भी सीखेंगे। ठीक है, उनका लेवल इंक्रीज होगा। अगर आप उन्हीं के लेवल पे पढ़ाओगे तो उनका लेवल वही रहेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। संवेगात्मक और बौद्धिक तैयारी को भाषागत और सांस्कृतिक तैयारी की अपेक्षा ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए। संवेगात्मक और बौद्धिक तैयारी को ज्यादा महत्व दिया जाए भाषागत और सांस्कृतिक तैयारी की अपेक्षा। साहित्य के इस्तेमाल करने के कुछ बिंदु दिए गए हैं। पहला अवबोध होगी, अवबोध मतलब कि उसको समझना, पूरी समझना जरूरी नहीं है बट आंशिक अवबोध जरूरी है, मतलब कि पूरा पैराग्राफ है, पूरा पैराग्राफ समझना जरूरी नहीं है, लेकिन इसका कंक्लूजन क्या निकल कर आ रहा है वो कंक्लूजन समझना जरूरी है। प्रतिक्रिया, बच्चे की सामग्री पर प्रतिक्रिया दें, फीडबैक दें, सृजनात्मकता के लिए मौके दें और विश्लेषण करने दें। विश्लेषण का मतलब क्या होता है कि उसको एनालाइज करना, बच्चों को कारण विचार ढूंढने के मौके मिलने चाहिए। साहित्य के माध्यम से विभिन्न कौशलों का विकास, कविताओं में आए विवरण सीखने वाले को संदर्भ प्रदान करते हैं, जिसके फलस्वरूप भाषा का सटीक इस्तेमाल करना उन्हें आने लगता है। जब हम कहानी पढ़ते हैं, कविता पढ़ते हैं तो हमें काफी शब्द मिल जाते हैं, हमें कुछ मुहावरे वगैरह मिल जाते हैं। कविता पढ़ते टाइम हमें कुछ रस, अलंकार, ये सारी चीजें मिल जाती हैं जिनका हम बाद में सही तरीके से यूज कर सकते हैं। हमें पता चल जाता है कि इनका किस तरह से यूज किया गया है, उसी तरह का यूज हम हमारी क्रिएटिविटी में उनका लगा सकते हैं। यदि हम विद्यार्थियों को खास साहित्य संचार और माहौल प्रदान करते हैं तो वह मनोसामाजिक संदर्भ में अपने आप को जोड़ सकता है। वह साहित्य के इस्तेमाल से अपनी विचार प्रक्रिया को नियंत्रित करना सीख जाता है। तो बच्चे की विचार प्रक्रिया को नियंत्रित करने में किस चीज का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा? अगर हम भाषा की बात करें तो साहित्य का, तथा समाज में सकारात्मक रूप से योगदान करने की अपनी शक्ति और संभावनाओं को महसूस करता है। समाज में अपना योगदान सकारात्मक रूप से करने में भी संभावना को महसूस करेगा। ठीक है, सी स्कॉट का स्टेटमेंट है कि साहित्य राष्ट्र की सौंदर्यपरक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों तथा सामाजिक व्यवस्था के नियमों यानी कि संस्कृति का आईना है। पहले ही पढ़ चुके यार, संस्कृति का आईना होता है। किसी भी देश का जाके साहित्य पढ़ लो, पता चल जाएगा कि पहले ये यहाँ का देश किस तरह का था। ये इसमें से ये लिखा हुआ है कि ये सारी चीज़ों को हमें पढ़ा देना चाहिए। कथाएं, लोक कथाएं, जीवनी संस्करण। शुरुआती शब्दों में बच्चों को राइम वाली चीज़ें अच्छी लगती हैं तो फिर राइम वाली चीज़ें पढ़ाओ। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं फिर उनमें रूपक, उपमा, अलंकार वाली चीज़ें पढ़ाओ। नाटक कल्पना, सूझबूझ और स्वज्ञान को प्रोत्साहित करता है। साहित्य के सामाजिकरण, देखो इन्होंने विषय हर जगह गलत लिखा हुआ है, विषय ऐसे लिखाता है। साहित्य के सामाजिकरण विषय पर हुए शोध से निष्कर्ष निकलता है कि साहित्य पढ़ने से पढ़ने की क्षमता बढ़ती है, यानी कि पढ़ने को प्रेरित करने में साहित्य निर्णायक की भूमिका अदा करता है। साहित्य निर्णायक की भूमिका अदा करता है पढ़ने को प्रेरित करने में। यह बच्चे की कल्पना शक्ति को उद्दीप्त करता है, स्टिमुलेट करता है। ठीक है, जो उसकी इमेजिनेशन पावर है ना वो बढ़ती है इससे। प्रारंभिक कक्षाओं के साहित्य में हम उपन्यास, कहानी, गद्य, राइम, लोक ये सब कुछ हम शामिल कर सकते हैं जो बच्चों को आसानी समझ में जाए। और उच्च कक्षाओं में हम ऐसी कहानी, कविताएं, प्रासंगिक और लोकप्रिय होती हैं जो बचपन के प्रति प्रेम की भावनाओं को उकसाए, साथ ही साथ भविष्य की योजना बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। तो उच्च प्राथमिक कक्षाओं में कुछ ऐसी कहानियां हो जो बचपन के प्रति प्रेम की भावनाओं को उसका उकसाए, यानी कि आगे बढ़ाए और साथ ही भविष्य की योजना के लिए प्रोत्साहित करे। जैसे मैं कुछ बुक्स आजकल पढ़ रहा हूँ या फिर कुछ सुन रहा हूँ तो वो ऐसी हैं कि जो मुझे इन फ्यूचर काम में आएंगी।
ठीक है, हालांकि मैं किशोरावस्था से बहुत आगे आ गया हूँ, अपन लोग वयस्क हैं, लेकिन फिर भी जब बड़े हो जाते हो तो आपके इंटरेस्ट बदल जाते हैं चीज़ों को लेकर। ठीक है, बचपन में शायद आप कार्टून देखते हो, वही कार्टून अब आपको बोरिंग लग सकते हैं, और जो बुक्स बचपन में आपको बोरिंग सी लगती हो वही उसी में अब आपका इंटरेस्ट आने लगता आ सकता है। कहानियों के सार का इस्तेमाल करें, ये कुछ पॉइंट्स, इन पॉइंट्स को हम पढ़ लेना। अच्छा, ये जो पॉइंट बीच में छूट गए ना, मैंने किसी पॉइंट को छोड़ा नहीं, मैंने सारे पॉइंट्स को हाईलाइटेड करा था, बट ये सेव करते टाइम कुछ पॉइंट ऑटोमेटिक ही निकल लेते हैं। पद का इस्तेमाल कविताओं को याद करने के अलावा कविता को जोर से पढ़ने के लिए हम कह सकते हैं। ये कुछ पॉइंट्स, इन पॉइंट्स को आप पढ़ लेना। यहाँ पर कुछ कविताओं के बारे में बात की गई है, एक होता है हाइक्यू और एक होता है एक्रोस्टिस। हाइक्यू मॉडल क्या होता है? हाइक्यू एक जापानी कविता है जिसमें हाँ, जो से 3 लाइन की पोयम होती है, छोटी सी 3 लाइन की पोयम होती है हाइकू। जापान में इसका आविष्कार हुआ था, वहीं पर ये चलती है। विथ 5 सिलेबल इन फर्स्ट लाइन, पहली लाइन में 5 सिलेबल होते हैं, दूसरी लाइन में 7 सिलेबल होते हैं, और थर्ड लाइन में 5 सिलेबल होते हैं। सिलेबल विलेबल क्या होते हैं ये आप गूगल कर लेना, मिल जाएगा। हालांकि मैंने शायद टेलीग्राम पे एक आध बार किसी को ऑडियो के माध्यम से समझाया भी था। एक होता है आपका एक्रोस्टिक। एक्रोस्टिक क्या होता है? एक्रोस्टिक देखो एक ऐसी पोयम होती है, यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है, मैं आपको ये पोयम बता देता हूँ, मैंने समझाने के लिए मैंने कहा चलो एक एग्जांपल लिख देते हैं। हाँ, ये एक कौन सी, ये एक एक्रोस्टिक पोयम लिखी हुई है। एक्रोस्टिक पोयम में लिखा हुआ है सनी डेज, प्लांट अवर्किंग, रेनड्रॉप्स ऑन द रूफ, इंटरेस्टिंग क्लाउड, न्यू फ्लावर, ग्रे स्काइज। अगर मैं सनी का एस उठा लेता हूँ, प्लांट का पी उठा लेता हूँ, रेनबो का आर उठा लेता हूं, इंटरेस्टिंग का आई उठा लेता हूं, न्यूज का मैंने न्यू का न्यू उठा लिया, और ग्रे का जी उठा लिया, तो ये क्या हो गया? ये हमारा एक वर्ड बन गया स्प्रिंग। तो ये होती है आपकी आर्कोस्टिक। इसमें एक वर्ड उठाते हैं, उस वर्ड का मतलब क्या है, उसके पहले पहले वर्ड से आप लाइनों को स्टार्ट करते हुए लिखते जाते हैं। ठीक है, तो ये होती है आपकी आर्कोस्टिक पोयम। आ गया, एक मिनट, थोड़ा सा ना ये गड़बड़ हो गया। ये हो गया हमारा आर्कोस्टिक पोएम। नाटक और एकांकी का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, कैसे इस्तेमाल करना है पढ़ लेना। यहाँ पर अंधेर नगरी, राजकुमार, अशोक का शस्त्र त्याग। अशोक का शस्त्र त्याग मैंने पढ़ा हुआ है, अच्छा नाटक है, देखा नहीं बस पढ़ा हुआ है, अच्छी चीज़ है। इनसे बच्चों में वही है, कल्पनाशीलता विकसित होती है, कम्युनिकेशन पावर यूज होती है, इमेजिनेशन इम्प्रूव होती है। कक्ष में समस्याओं से सामना। एक प्रथम भाषा शिक्षक को जब बच्चा पढ़ना लिखना सीख जाता है, भाषा शिक्षण के उद्देश्य को फिर से सुस्पष्ट करना पड़ता है। द्वितीय भाषा शिक्षकों से उम्मीद की जाती है कि वे विद्यार्थियों को अर्जन का माहौल प्रदान करें, जबकि वस्तु स्थिति यह है कि शिक्षक स्वयं उस भाषा को बोलने में सहज नहीं होते। ये एक प्रॉब्लम है हमारे साथ कि हमारे पास सेकंड लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए अच्छे टीचर नहीं हैं। अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें, मिडिल इंडिया की, जैसे हम यहाँ बात करें तो एमपी, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इन दिल्ली, तो यहाँ पर इंग्लिश पढ़ाने वाली अच्छी फैकल्टी नहीं है, तो लोगों को उस तरह की इंग्लिश मिल नहीं पाती। और अगर अच्छी फैकल्टी है तो वो बहुत बड़े बड़े स्कूलों में है जो ईसाई मिशनरीज के द्वारा चलाए जा रहे हैं, या तो उन स्कूलों में, या फिर जो बहुत अच्छे लेवल पर चलते हैं जहाँ पर हर कोई व्यक्ति एडमिशन नहीं ले सकता, हम जैसे लोग नहीं पढ़ सकते, तो इस वजह से समस्या आती है। ठीक है, तो ये हमारा यूनिट होता है कंप्लीट। कहीं पर डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, और कमेंट करके बताया करो वीडियो कैसी लगती है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास ज्वाइन करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।